चलो, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का कंसेप्ट क्या है कि बिफोर वी प्रोसीड विद द लीनर नुएंसेस ऑफ इंडियन जीएसटी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है जीएसटी का? द फर्स्ट वन इज GST is a value-added tax levied on manufacture, sale, and consumption of goods and services. तो जीएसटी क्या है? जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स, अंडरलाइन कर देना, एमसीक्यू में जाएगा कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो किस पे लगता है? आप जो भी गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो, कंजम्पशन करते हो, उस पे लगेगा। GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer's point, service provider's point, up to the retailer's level, consumer's level, thereby taking only the value added at each stage of supply chain। तो हमारी सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चर से चालू होके कस्टमर तक की कंटिन्यूस चेन में आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। करेक्ट? सिर्फ जीएसटी का बेनिफिट, जीएसटी का क्रेडिट कौन नहीं ले सकता? कस्टमर नहीं ले सकता। क्यों? कस्टमर आगे बेचने वाला तो है नहीं, इसलिए। और जीएसटी सिर्फ जो वैल्यू ऐड होता है उस पे ही लगता है। नेक्स्ट, द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड on the purchase of goods and or services and can be set off this credit against the GST payable on the supply of goods and services to be made by him। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सप्लायर ने, एक सप्लायर के पास से हमने गुड्स परचेस किया है और जिसको हमने 1,000 रुपये जीएसटी का दिया। सुनो ध्यान से, हाँ। मैंने एक सप्लायर के पास से गुड्स परचेस किया है जिस पे मैंने 1,000 का जीएसटी दिया। अब यही गुड्स पर मैं थोड़ा काम करके मैं किसी और कस्टमर को बेचूंगा और उस पे 2,000 का जीएसटी है। कितना जीएसटी है? 2,000 का। अब मेरी बात सुनो, जो गुड्स हम परचेस करते हैं ना, वो इनपुट टैक्स कहलाता है, और जो हम सेल करते हैं ना, वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। करेक्ट? तो जो आउटपुट होता है, आउटपुट टैक्स, वो गवर्नमेंट को देना होता है। तो गवर्नमेंट अभी मेरे को क्या कहती है कि सर 2,000 का टैक्स पे कर दो। मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूँगा? सर 2,000 में पे नहीं करूँगा, मैंने ये गुड्स परचेस किया था, उस टाइम पे मैंने आपको 1,000 का टैक्स तो दे चुका हूँ मैं, तो 2,000 में से 1,000 काट लो। इसको कहते हैं सेट ऑफ। और मेरे को गवर्नमेंट को कितना देना है? सिर्फ 1,000। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को 1,000 दूंगा। तो इस तरीके से जीएसटी में सेट ऑफ मिलता है। ओके, thus only the final consumer bear the GST charge by the last supplier in the supplier chain। तो जो सप्लायर चेन है उसमें जो लास्ट सप्लायर ने जो जीएसटी चार्ज किया है कस्टमर को, वो बेयर करना पड़ेगा। याद रखना ये सेंटेंस, with a set of benefit at all previous stages। Fourth point, since only value added at each stage is taxed under GST, there is no tax or cascading of taxes under GST system। तो यहाँ पे कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन सर, टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था? 100 रुपये का गुड्स था, उस पर 12 रुपये टैक्स लगा तो 112 रुपये का हुआ। अब आगे वो 112 में गया ना, तो वो वापस उस पर 112 रुपये पे टैक्स लगाएगा और फिर वो आगे जाएगा। तो ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। जो पहले की जो सिस्टम थी
वो टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम कैलकुलेट करती थी, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। जीएसटी में ऐसा नहीं होता है। जीएसटी does not differentiate between goods and services, and thus the two are taxed at a single rate. तो जीएसटी गुड्स और सर्विस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, दोनों को सिंगल रेट पे चार्ज करती है। ओके, अब आगे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? आपके सामने आ रहा है कि सर इंडिया में जीएसटी क्यों था, जीएसटी क्यों चाहिए इंडिया में? पहले जो जो सिस्टम चल रही थी इतने सालों से, वो अच्छी नहीं थी? मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो टैक्स सिस्टम पहले था, इतने सारे टैक्स थे ना, कोई एक सिंगल पर्सन सारे टैक्स याद ही नहीं रख सकता। कोई सेल टैक्स की प्रैक्टिस करता है, कोई एक्साइज टैक्स की प्रैक्टिस करता है। करेक्ट। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करते थे लोग पहले। अभी तो जीएसटी आ चुका है, सब मिला के। करेक्ट। चलो, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। तो इंडिया में जीएसटी की नीड क्यों थी? या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, डेफिशिएंसीज इन द वेट सिस्टम। पहले के सिस्टम में डेफिशिएंसीज क्या थी? ओके, तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट। इन अर्लियर indirect tax regime, a manufacturer of excisable goods charge excise duty and weight. तो पहले जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाला पीपल था, वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता था और वेट भी चार्ज करता था ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट, दैट इज विद इन द स्टेट। हाउएवर, weight dealer on a subsequent intrastate sale of goods charge weight, और उसने जिस डीलर को बेचा, वही डीलर आगे ये गुड्स को बेचेगा विद इन द स्टेट, वो भी वेट एप्लीकेबल करेगा ऑन वैल्यू कंप्राइजिंग ऑफ। सर उसमें कौन कौन सी अमाउंट होगी? बेसिक वैल्यू प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस डीलर का प्रॉफिट, ये सब मिला के फिर वापस वो वेट चार्ज करेगा। फर्दर, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज, service tax was payable on all services other than negative list of services or otherwise exempted। तो सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता है, सिर्फ नेगेटिव लिस्ट पे सर्विस टैक्स नहीं लगता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क इन इंडिया सफर्ड फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग। तो बहुत सारे लूपहोल्स थे। Under the earlier indirect tax structure, the various indirect taxes being levied were not necessarily mutually exclusive। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, when the goods were manufactured and sold, both central excise duty and weight were levied। आप जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, करेक्ट, तभी, और आप सोल्ड करते हो तभी भी, दोनों में एक्साइज ड्यूटी और वेट लगता था। Though the Sandwich and the state level VAT were essentially value-added taxes, set off one against the credit of another was not possible, as Sandwich was a central levy and state level VAT was a state levy। जीएसटी में तो क्या है, अभी आपने 2000 का 1000 के साथ सेट ऑफ कर दी, बट अर्लियर सिस्टम जो थी, आप एक्साइज ड्यूटी का वेट के साथ सेट ऑफ नहीं ले सकते और वेट का एक्साइज ड्यूटी के साथ सेट ऑफ नहीं ले सकते। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम था अर्लियर सिस्टम में। मोरेवर, sandwich was applicable only at manufacturing level and not at distribution level। तो आप जो सैंडविच का काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे एप्लीकेबल होता था, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे नहीं होता था। द अर्थ द ईस्ट while cell tax regime in India was a combination of origin based CST, central sales tax, and destination based multi-point system of taxation, state level weight। That means पहले क्या होता था, आप दूसरे स्टेट में गुड्स सोल्ड करोगे ना, तो आपको सीएसटी लगाना पड़ता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और विद इन द स्टेट में आप गुड्स सोल्ड करोगे तो आपको वेट लगाना पड़ेगा, जिसको सेल टैक्स कहते थे ये लोग।
Service tax was also a value-added tax and credit across the service tax, and central excise duty was integrated at the central level. तो सर्विस टैक्स में भी ऐसा ही था, वो भी एक वैल्यू एडेड टैक्स था, उस पे भी सर्विस टैक्स लगता था सारी सर्विस पे। और आप सेंट्रल लेवल पे सोचोगे तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स वो भी इंटीग्रेटेड पार्ट था उसका। फोर्थ पॉइंट, डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन of value added in India at the central level in the form of SANVIT and at the state level in the form of state WIT. तो वैल्यू एडेड इन इंडिया प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जब इंट्रोड्यूस हुआ, वो लोगों ने क्या बोला, सेंट्रल लेवल पे सैनविट होगा और स्टेट लेवल पे वेट होगा। A comprehensive tax structure covering both goods and services, GST addresses this problem. तो जीएसटी ने ये सारे प्रॉब्लम एड्रेस किए। Simultaneous introduction of GST at both central and state level has integrated taxes on goods and services for the purpose of set of relief. तो जीएसटी में दोनों ने कवरेज ले लिया, सेंट्रल वालों ने भी हिस्सा लिया, स्टेट वालों ने भी हिस्सा लिया, तो आपका क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है वो रिलीज हो जाए एंड एंश्योर। सर आप कौन सा पेज नंबर का पढ़ा रहे हो? हमारे में मैच नहीं हो रहा। हाँ सर। तो सिर्फ मैंने जो अभी आपको बोला उसमें हेडिंग नहीं है, करेक्ट, और आपके पैम्पलेट में हेडिंग है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसके बावजूद सिर्फ 4 पॉइंट में डिफर हुआ। जहाँ से डिफर होता है वो वहाँ से मैं बताता हूँ आपको। नो क्रेडिट ऑफ वेट टू द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, द सर्विस प्रोवाइडर were not allowed to claim any credit for weight paid on their input। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इनपुट वेट का क्लेम क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि पुराने सिस्टम में क्या था, सर्विस टैक्स वाला सर्विस टैक्स के ही क्रेडिट ले सकता है, वेट वाला वेट के ही क्रेडिट ले सकता है, सीएसटी वाला सीएसटी के ही क्रेडिट ले सकता है, एक दूसरे में वो क्रेडिट नहीं ले सकता। नेक्स्ट, नो क्रेडिट ऑफ स्वच्छ भारत सेस to manufacturers and service providers। The Swachh Bharat Cess Act, that is SBC Act, 0.5% on value of all taxable services was applicable from 15 November 2015. Yet, however, no Sandwich credit was allowed of Swachh Bharat Cess to manufacturer as well as service provider। तो स्वच्छ भारत सेस वाले सैंडविच क्रेडिट का क्लेम नहीं ले सकते। जो अप्लाई कितना था, 0.5%। कब अप्लाई हुआ था, 15 नवंबर 2015 को। और ये सैंडविच क्रेडिट का बेनिफिट कौन नहीं ले सकते, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। फिर कहते हैं नो सैंडविच क्रेडिट ऑफ कृषि कल्याण सेस टू मैन्युफैक्चरर pursuing an objective to financial and promoter to improve agriculture and farmer welfare। तो हमको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, फार्मर को अपने वेलफेयर के लिए इम्प्रूव करना है। तो के कृषि कल्याण सेस एक्ट 0.5% was levied on value of all taxable services from 1 जून 2016। तो 1 जून 2016 से के लेविड हुआ 0.5% ऑल टैक्सेबल सर्विस पे। इस पे भी मैन्युफैक्चरर सैंडविच क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता। एंड लास्ट है by force on each other's territory by the central and state in a double taxation। Owing to India federal structure of government where there are two taxing authority, one is central government and the one is central government and the other is state government. The country witnessed the overlapping of power of state government and central government, even though the past indirect taxes treated goods and services differential। तो अपने पावर से ज़्यादा वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे, स्टेट वाले हैं या तो
सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं। दोनों को मालूम था कि गुड्स एंड सर्विसेज जो दोनों हैं उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, दोनों को मालूम था। इन सच ए केसेस वेयर गुड्स सर्विस and other tax of supplier were being packing as composite bundle and offer for sale to the consumer under varieties of supply chain agreement। तो आप देख सकते थे कि पहले क्या होता था, आपको जो गुड्स बेचेंगे, गुड्स या सर्विसेज या सप्लायर जो टैक्स लगाएगा वो सब कुछ कंपोजिट हो जाएगा। कंपोजिट इट मीन्स टोटल हो जाएगा, करेक्ट, और वो कंज्यूमर को दे देगा, करेक्ट। तो देयर वाज अ डबल टैक्सेशन। तो उस टाइम पे डबल टैक्सेशन होता था, और डबल टैक्सेशन को रुकाने के लिए ही हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, जीएसटी, अ केयर फॉर इल ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम। तो जो सिस्टम चल रही थी, करेक्ट, उस उसका केयर किसने लिया? जीएसटी वालों ने लिया, क्योंकि वो सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स था। अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो जीएसटी वालों ने गुड्स और सर्विस को दोनों को साथ में लाया। पुरानी सिस्टम दोनों को डिफरेंशिएट करती थी। जीएसटी एड्रेस these problems. Simultaneous introduction of GST at both central and state level has integrated taxes on goods and services for the purpose of set of relief। तो साइमल्टेनियसली हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, बोथ सेंट्रल में भी और स्टेट लेवल में भी, करेक्ट। दोनों को हम इंटीग्रेटेड लाएंगे, करेक्ट। जब भी अभी आप विद इन द स्टेट जब कोई गुड्स परचेस करते हो तो वो लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं, तो दोनों को हमने साथ में लाया है, करेक्ट। हैज इंटीग्रेटेड टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ रिलीफ। तो सेट ऑफ का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। And to ensure that both the cascading effect of SANVIT and service tax are removed। तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट पुरानी सिस्टम में होता था, ये सिस्टम में रिमूव हो जाएगा। एंड अ कंटिन्यूस क्लेम ऑफ सेट ऑफ फ्रॉम ओरिजिन प्रोड्यूसर्स पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट अप टू द रिटेलर्स लेवल, कंज्यूमर्स लेवल इज एस्टाब्लिश। तो जो प्रोड्यूस करता है और जो लास्ट कंज्यूमर है, वहां तक की जो सप्लाई चेन है, उसमें सभी लोग सेटअप का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, इन द जीएसटी regime द मेजर indirect tax have been substance in the ambit of GST। The concept on manufacture of sale of goods or rendering of services are no longer applicable since tax is levied on supply of goods and services। तो पहले क्या था कि सर हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी तो क्या है, आपने गुड्स या सर्विस का सप्लाई किया ना, तभी आपको जीएसटी एप्लीकेबल है, करेक्ट। तो ये जीएसटी वालों ने केयर ली है पुराने सिस्टम की। ओके, अब देखते हैं हम अप्रैल 2018 में ये क्वेश्चंस फुल क्वेश्चंस में आया था, फीचर्स ऑफ जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या है। ओके, हम देखते हैं फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन, एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखो, अभी तो आपको जो मेन टाइटल है वही याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, एमसीक्यू एग्जाम है, तो पॉइंट्स तो रिमेंबर रखो, करेक्ट। तो गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू जीएसटी है। अभी अभी आप हर महीने देखोगे ना, तो जीएसटी का कलेक्शन आता है पेपर में, हाँ, करोड़ से ज़्यादा आता है, करोड़ से ज़्यादा। Indirect taxes are the major source of tax revenues for government worldwide and continue to grow as more countries move to consumption oriented tax regime। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि कितनी सारी कंट्रीज है, करेक्ट। अब आई थिंक वर्ल्ड में अक्रॉस 160 कंट्रीज है जो जीएसटी एप्लीकेबल कर चुकी है, करेक्ट। तो
क्यों एप्लीकेबल किया है? क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट इसमें हो रहा है। इन इंडिया, indirect tax contribute more than 50% of total tax revenue of central and state government। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स की इनकम होती है ना, उससे सबसे ज़्यादा पोर्शन इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। करेक्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। इट इज levied on commodities at the time of manufacture or purchase or sell or import or export thereof। ये कब लेविड होगा? जब आप कुछ मैन्युफैक्चर, परचेज या सेल या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तब लगेगा। हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमोडिटी टैक्सेशन। तो उसका दूसरा नाम क्या हुआ? कॉमोडिटी टैक्सेशन। इट इज ऑल्सो लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो सर्विस पे भी ये एप्लीकेबल है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, yes, there is a clear shifting of tax burden in respect of indirect taxes। For example, GST paid by the goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of the commodity। मैंने आपको जो एग्जांपल बोला था उसमें आपने बर्डन शिफ्ट किया था ना। करेक्ट, कस्टमर के पास से आपने जीएसटी का पैसा लिया। करेक्ट, और आपने वो सप्लायर को जो पैसा दिया था 1000। करेक्ट, तो आपने अपने कितने डाले? सिर्फ 1000, 2000 की जगह पे। तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होगा, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होगा। नो परसेप्शंस ऑफ डायरेक्ट पिंच। देखो, मैंने बोला था डायरेक्ट टैक्स में पिंच होता है क्योंकि हम इनकम कमाते हैं और हमारी इनकम में से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है। तो कोई भी आदमी होगा वो परेशान होगा कि यार मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ और गवर्नमेंट को टैक्स दे दूँ, तो इसको पिंच होगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट पिंच नहीं होता है। सिंस द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आपको मालूम है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आपने एक डेयरी मिल्क परचेज किया है, तो डेयरी मिल्क 5 रुपये की है, तो उसमें लिखते हैं वो लोग कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो कमोडिटी के प्राइस में वो इनबिल्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम taxpayer pay the same without actually knowing that he is paying tax to the government। तो आप लोग कभी भी कोई भी गुड्स परचेस करते हो तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, पर आपको मालूम ही नहीं होता है। दस टैक्स पेयर डज नॉट परस्यू अ डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप लोग कभी भी आवाज नहीं उठाते कि हम भी इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। इन्फ्लेशनरी टैक्स इम्पोज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज cause an all-round price spiral। In other words, indirect taxation directly affect the price of commodities and services। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो जीएसटी है वो आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज की प्राइस को अफेक्ट करता है एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी लेवल। तो उसका जो आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। वाइडर टैक्स बेस, अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, the indirect taxes have a wide tax base। Majority of the product and services are subject to indirect taxes with low threshold। तो बहुत सारा गुड्स या तो सर्विसेज गवर्नमेंट ने जीएसटी में इंट्रोड्यूस की है सबसे कम परसेंटेज में, विथ लो थ्रेशोल्ड। करेक्ट, तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज अभी तो जीएसटी में आ चुके हैं। बहुत रेयर सर्विसेज और गुड्स अभी नहीं आए हैं जीएसटी में, जैसे कि पेट्रोल है जो जीएसटी में नहीं है। करेक्ट, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। हाई टैक्सेस आर इम्पोज ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। तो जो सोसाइटी को हार्मफुल है ऐसे प्रोडक्ट पे जीएसटी सबसे हायर है, ऑल्सो नोन एज सीन गुड्स। ये देखो याद रखना, हार्मफुल प्रोडक्ट का दूसरा नाम है सीन गुड्स। एमसीक्यू में आ सकता है, अंडरलाइन कर देना। सच एज अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। दिस नॉट ओनली चेक देयर कंजम्पशन, आपको ये नहीं चेक करना है कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, बट ऑल्सो एनेबल द स्टेट टू कलेक्ट सब्सटेंशियल रेवेन्यू। गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि उसमें से गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलेगा।
क्योंकि हमको सोसाइटी का वेलफेयर भी देखना है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देखना है। आप ज़्यादा टैक्स डालोगे, जो खाने वाला इंसान होगा वो तो टैक्स देगा, ऐसा है। रिग्रेसिव इन नेचर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अरे यार, रिच पीपल हो या पुअर पीपल हो, इनडायरेक्ट टैक्स तो सबके लिए एप्लीकेबल है। दोनों पीपल, जो रिच है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है और जो पुअर है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है। अरे इसके लिए ये क्या होता है कि ये इनकम डिस्पैरिटीज इंक्रीज होती है। पढ़ो, the rich and the poor have to pay the same rate of indirect taxes on certain commodities of mass consumption. This further increase the income disparities between the rich and the poor. Silent features of GST. तो जीएसटी के फीचर्स क्या है? साइलेंट फीचर्स, तो अंडरलाइन कर देना जो मेन सेंटेंस है उस पर। फर्स्ट वन, GST would be applicable on supply of goods and services. Underline the word supply of goods or services, as against the present concept of tax on the manufacture of goods or on sale of goods or on provision of services. तो याद क्या रखना है कि आप जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो अंडरलाइन द फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट, GST would be based on the principle of destination based consumption taxation as against the present principle of origin based taxation. That means डेस्टिनेशन क्या है उसको देख के आपको टैक्स लगाना है। जैसे कि मेरे को माल मध्य प्रदेश पहुंचाना है, तो डेट इज इंटर स्टेट हुआ, तो IGST लगेगा। करेक्ट। मेरे को अहमदाबाद में भेजना है, तो अहमदाबाद तो विद इन द स्टेट हुआ, तो CGST SGST लगेगा। करेक्ट। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। अंडरलाइन द वर्ड। नेक्स्ट, an IGST would be levied on interstate supply, including stock transfer of goods and services. This would be collected by the central so that the credit chain is not disturbed or disrupted. ओके, याद रखना IGST किस पे लगता है? जब आप इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स करते हो तब उसमें स्टॉक ट्रांसफर भी आ जाएगा, फिर वो गुड्स है या तो सर्विस है। कलेक्ट कौन करेगा IGST? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, import of goods would be treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties. मान लो फॉरेन से गुड्स आप परचेज करते हो, तो आपने इंपोर्ट किया। अब जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको ये एज्यूम करना है कि आपने गुड्स परचेज किया है इंटर स्टेट के पास, तो आपको IGST लगाना पड़ेगा। और मालूम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा, कस्टम ड्यूटी तो आएगा ही। तो दो टाइप के टैक्स हुए, वन इज IGST एंड द सेकंड वन इज कस्टम ड्यूटीज। तो अंडरलाइन कर देना, इंपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाईज माना जाता है और उस पर दो टैक्स लगते हैं, IGST एंड कस्टम ड्यूटीज। नेक्स्ट, import of service would be treated as interstate supplies and would be subjected to IGST। ऊपर आपने गुड्स परचेज किया था फॉरेन से, अभी आपने फॉरेन से सर्विस ली है, उसको भी ये लोग इंटरस्टेट सप्लाईज मानते हैं और IGST लगाएंगे। CGST, SGST, UTGST and IGST would be levied at rate to be mutually agreed upon by the central and state under the ease of GST से। तो गवर्नमेंट ने ये सब टैक्स किस पे क्या लगाना है, कौन से गुड्स सर्विसेज पे कौन सा टैक्स लगेगा, वो दोनों गवर्नमेंट ने म्यूचुअली एग्री होके बोला गया है। जैसे कि मैं बात करूँ कि कुरियर कुरियर सर्विस, तो कुरियर सर्विस पे 18% लगता है। करेक्ट। जैसे कि फ्रेम फ्रेम है जिस पे 12% लगता है। इस तरीके से गवर्नमेंट ने सारे गुड्स सारे सर्विसेज का रेट स्पेसिफाई कर दिया है। GST would apply to all goods and services except alcohol for human consumption। अंडरलाइन कर देना।
अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी मेजॉरिटी गुड्स और सर्विसेज पे है। जीएसटी ऑन 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, crude, petrol, diesel, ATF and natural gas would be applicable from a date to be recommended by GSTC। तो जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल ने क्या बोला है कि अभी तक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिस पे हमने जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी कि ये सारे गुड्स पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उस तारीख से एप्लीकेबल हम कर देंगे। तो ये दो है ना, 7 नंबर और 8 नंबर, मोस्ट 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 आईएमपी कर देना। 200% एमसीक्यू में ये है, याद रखना। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स वुड बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। तो टोबैको जो प्रोडक्ट्स है वो जीएसटी में है। इन एडिशन सेंट्रल वुड कंटिन्यू टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो उस पर एक्साइज ड्यूटी भी ये लोग लगाते हैं। The list of exempted goods and services would be kept to a minimum and it would be harmonized for the central and the state as well as across state as far as possible। तो कौन से ऐसे गुड्स है या सर्विसेज है वो एग्जाम्प्टेड है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। अब ये लिस्ट बहुत मिनिमम हो चुका है और वो हार्मोनाइज है, सेंट्रल पास भी और स्टेट पास भी, दोनों को मालूम है। एक्सपोर्ट वुड बी जीरो रेटेड। आप लोग जब गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो वो जीरो रेटेड में जाता है, दैट मीन्स उस पर कुछ भी जीएसटी नहीं लगता है। आईटीसी टू बी ब्रॉड बेस्ड बाय मेकिंग इट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस। तो आपको मालूम है जो मैंने एग्जांपल बोला है वही है कि आपने गुड्स सर्विसेज या दोनों इकट्ठा होके किसी को दिया है तो उस पे आउटपुट टैक्स लगेगा, और जिसके पास से परचेज किया है उनके पास से इनपुट टैक्स, आपके लिए वो इनपुट टैक्स है। करेक्ट। तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ क्या करना है, आईटीसी का बेनिफिट लेना है। 1000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट लेना है। ये बेनिफिट कौन ले सकता है, जो यही बिजनेस करता है, कंटिन्यूअंस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन एट डिफरेंट कट ऑफ डेट्स। तो देखो जैसे कि मेरी बात करूँ, करेक्ट, तो मेरा टर्नओवर के हिसाब से मेरे को मंथली रिटर्न है। करेक्ट। किसी का कम टर्नओवर है वो क्वार्टरली रिटर्न में है। और जीएसटी में रिटर्न मैन्युअली है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली है। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए डिफरेंट कट ऑफ डेट है। जैसे कि मेरी कंपनी का सेल 11 तारीख को गवर्नमेंट को मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये मेरी कंपनी के लिए रूल है क्योंकि मेरी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है। तो 11 तारीख कल ही गई, तो मार्च का जो था, मार्च का जो सेल का डेटा था कल वो पूसअप हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट, वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस। आपको जीएसटी का पेमेंट देना है गवर्नमेंट को, बहुत सारे रास्ते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब कुछ यूटिलाइज कर दो। करेक्ट। तो ये 15 पॉइंट, रिफंड ऑफ टैक्स टू बी साउट by taxpayer or any other person who has borne the incidence of tax within 2 years from the relevant date। रिफंड ऑफ टैक्स मैं आपको बात करता हूँ। आप जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, करेक्ट, उस पर गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी। तो रिफंड ऑफ टैक्स रिलेवेंट डेट से विद इन 2 ईयर्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट,
सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्सेस पेएबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अभी हम जो गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहे हैं, हम खुद कैलकुलेट करते हैं कि गवर्नमेंट को इतना देना है, इतना पैसा दे दो। दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। गवर्नमेंट नहीं बताती है हमको, हम कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को देते हैं। Audit of registered person to be conducted in order to verify compliance with the provision of act। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, और वो ऑडिटर को यही देखना है कि ये कंपनी ने जो भी प्रोविजंस है वो फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, वो वेरीफाई करो। द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोडक्शन इन इंडिया। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूअल जीएसटी। India has adopted a dual GST which is imposed concurrently by the central and state। तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट जीएसटी इम्पोज करेगी, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सेंटर हैज द पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल। सेंट्रल के पास पावर क्या है, जो इंटर स्टेट करोगे उसका जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, एंड स्टेट आर एम्पावर्ड टू टैक्स और सर्विसेज। जीएसटी एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी तो जीएसटी जम्मू कश्मीर स्टेट में भी आ चुका है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी is a destination based tax applicable on all transactions involving supply of goods and services for a consideration subject to exceptions thereof। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एप्लीकेबल होता है सारे ट्रांजैक्शन में जहाँ पे आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की है। इन इंडिया comprises of central goods and service tax, that is CGST, levied and collected by central government। अंडरलाइन कर देना ये सब कुछ। अब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, that is SGST, levied and collected by state government। Union territories within state legislature and union territory goods and service tax levied and collected by union territories without state legislature। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है वो लक्षद्वीप है, दीव दमन है, पौंडीचेरी है, वो सारे। Interstate supplies of taxable goods and services are subject to integrated goods and service tax IGST। आईजीएसटी सर कितना होगा, देखो आईजीएसटी इज अप्रोक्सीमेटली द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी भी हो सकता है, एंड इज लेविड बाय सेंट्रल ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज। तो फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बोला कि कुरियर पे 18% जीएसटी है, तो उसमें 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। जो विद इन द स्टेट से मैं कुरियर सर्विस लूँगा तो इस प्रकार क्लासिफिकेशन है। तो मान लो कि मैंने इंटर स्टेट के पास से कुरियर की सर्विस ली है, तो वो डायरेक्टली 18% लगाएगा आईजीएसटी। तो आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होता है, करेक्ट।